तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अजीत सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे उस जंग की जो मिडल ईस्ट में बहुत कुछ बदल रही है। अब देखो, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध को एक हफ्ते से भी ज्यादा हो चुके हैं और एक हफ्ते में बहुत बड़े बड़े धमाके हुए, मिसाइलें चली और पूरी दुनिया की नजर इसी युद्ध पर टिकी रही। अब दोस्तों, इजराइल ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के अराक शहर में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर को नष्ट कर दिया और इजराइल का मानना है कि यह रिएक्टर केवल एटम बम बनाने के लिए बनाया गया था। और दोस्तों, प्रकृति ईरान के साथ में कुछ अलग ही चाल चल रही है, क्योंकि ईरान में लगातार भूकंप आ रहे हैं। अब ये नेचुरल है या किसी हमले का नतीजा, कोई ठीक से नहीं जानता। और दोस्तों, इस युद्ध के चलते ईरान भी चुप नहीं रहा। उसने इजराइल के एक बड़े हॉस्पिटल पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई और हॉस्पिटल पूरी तरह तबाह हो गया। और दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इस युद्ध के चलते अमेरिका की क्या चाल है, अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम सब भी जानते हैं, अमेरिका ने अब तक इस युद्ध में सीधा हिस्सा नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल यही देख रहे हैं कि क्या हालात खुद सुधरेंगे। अमेरिका का कहना है कि वो 2 हफ्ते इंतजार करेगा, देखेगा कि क्या सीज फायर होते हैं या नहीं। दोस्तों, ट्रंप को लगता है कि इजराइल और ईरान ये दोनों देश आपस में बातचीत करके शांति का संदेश भेजकर इस लड़ाई को यहीं समाप्त कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जमीनी हालात को देखते हुए लगता नहीं है कि ये दोनों देश आपस में समझौता करके इस लड़ाई को शांत करेंगे। और दोस्तों, भारत में एक अलग ही चिंता का विषय छाया हुआ है, क्योंकि भारत चाबहार पोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। क्योंकि भारत ने इस पोर्ट में करीब $550 मिलियन का निवेश किया है। चाबहार पोर्ट ईरान में है और भारत के लिए सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंचने का रास्ता भी है। अगर इजराइल ने इस पोर्ट को टारगेट किया तो भारत की सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर इस पोर्ट को टारगेट नहीं भी किया जाता है और कोई मिसाइल इसके आसपास गिर गई, तब भी सारी की सारी सुविधा तहस नहस हो जाएगी। इसलिए भारत देश ने अपनी ओर से साफ कर दिया है कि चाबहार पोर्ट को निशाना मत बनाना, वरना इसका असर पूरे भारत की अंतरराष्ट्रीय रणनीति पर पड़ेगा। और इस युद्ध के चलते भारत ने एक और जिम्मेदारी उठाई है, भारतीय नागरिकों और स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकालना। ईरान और इजराइल दोनों देशों में हमारे भारतीय मौजूद हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ईरान और इजराइल में हजारों भारतीय हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए वहां पर बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद हैं और काम धाम करने के लिए बहुत से लोग। और मोदी जी ने उन लोगों को ईरान और इजराइल से भारत देश में सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी उठाई है। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मोदी जी ने भारत में ऑपरेशन सिंधु शुरू किया और कई लोगों को आर्मेनिया के रास्ते भारत वापस लाया गया। और उसी बीच कुछ कश्मीरी छात्रों ने शिकायत भी की कि हमें दूसरे देश से हमारे देश में दिल्ली लाया गया, लेकिन दिल्ली से कश्मीर छोड़ने का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, सरकार इस बात को लेकर भी विचार विमर्श कर रही है। और दोस्तों, इस युद्ध के चलते रशिया ने भी चेतावनी दी है, क्योंकि रशिया ईरान में 2 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। उसने कहा कि अगर इजराइल ने इन पर हमला किया तो यह हमला चेरनोबिल जैसी तबाही ला सकता है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, चेरनोबिल वो जगह है जहां 1986 में रेडिएशन लीक हुआ था, जिसका असर आज तक खत्म नहीं हुआ। तो इस बात से यह तो क्लियर हो जाता है कि अगर इजराइल अंधाधुंध बमबारी करता रहा तो इसका नुकसान पूरे एशिया को उठाना पड़ेगा। अब कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही है कि ईरान ने इजराइल के हाइफा पोर्ट पर हमला किया था। ये वो पोर्ट है जो अडानी ग्रुप के पास है। फिर भी भारत ने इजराइल से कहा हमारा चाबहार पोर्ट सुरक्षित रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर एक भी मिसाइल गिर गई तो भारत की विदेशी नीति की एक बहुत बड़ी योजना विफल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इजराइल का मिशन क्या है? तो दोस्तों, इजराइल का मिशन है ईरान की सरकार को हटाना। अब बात कर लेते हैं इजराइल के असली मकसद की। क्या इजराइल सिर्फ ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना चाहता है? शायद नहीं। इजराइल चाहता है कि ईरान में जो आज की इस्लामिक गवर्नमेंट है उसे हटाकर प्रो वेस्टर्न सरकार लाई जाए, जैसे 1979 में पहले शाह ऑफ ईरान के वक्त हुआ करती थी। और अगर ऐसा होता है तो ईरान का भारत और इजराइल के प्रति रवैया बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल इसमें कामयाब होगा, या फिर वो ईरान को इतना ज्यादा कमजोर कर देगा कि देश की इकोनॉमी ही ढह जाएगी। क्योंकि इजराइल ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि ईरान एक जेल बन चुका है। इसमें बताया गया कि 2022 में मासा अमीनी नाम की लड़की की मौत के बाद पूरे देश में प्रदर्शन हुए, पत्रकारों को जेल में डाला गया, महिलाओं के अधिकार नहीं है
और लोकतंत्र भी नहीं है। इस वीडियो का मकसद है कि ईरानी जनता खुद अपनी सरकार से बगावत करे। दोस्तों, इजराइल चाहता है कि इस लड़ाई में ईरान के लोग भी अंदर से विद्रोह करें। और दूसरी ओर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ट्रंप ने प्रतीक्षा करने को उचित क्यों समझा। अमेरिका कब कदम उठाएगा, क्योंकि वो तो इंतजार कर रहे हैं। अगर ईरान खुद ही अंदर से कमजोर हो जाए तो अमेरिका को दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ट्रंप इंतजार करने पर लगे हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और अमेरिका खुद युद्ध में कूदता है तो उसे अफगानिस्तान की तरफ से एक लंबे युद्ध में फंसना पड़ सकता है। इसलिए फिलहाल अमेरिका दूर रहना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बिना बात अफगानिस्तान से युद्ध में फंसना पड़े। लेकिन दोस्तों, ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ में जो मीटिंग की थी, आखिरकार उस मीटिंग की सच्चाई क्या है, चलिए समझते हैं। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, ये एक ऐसी बैठक थी जिसने पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के भविष्य के रिश्तों की दिशा बदल दी। क्योंकि इस मीटिंग के बाद में बहुत सी बड़ी बड़ी बातें सामने आई। अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, ईरान को लेकर ट्रंप की योजना क्या है, और बलूचिस्तान इस कहानी में कैसे शामिल हो गया। तो चलिए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, इस समय ईरान के खिलाफ अमेरिका एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर ईरान यूरेनियम को और अधिक एनरिच करता रहा तो एक दिन उसके पास में न्यूक्लियर बम तैयार हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ये लड़ाई सीधे नहीं लड़ना चाहता। अमेरिकन सैनिक ईरान में जाकर युद्ध करे, ये ट्रंप नहीं चाहते। तो फिर ट्रंप क्या करना चाहते हैं, चलिए समझते हैं। ट्रंप एक छोटा न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट खत्म हो जाए, बिना ग्राउंड युद्ध के लक्ष्य हासिल हो जाए। लेकिन इसके लिए अमेरिका को क्या चाहिए, पाकिस्तान की एयर स्पेस और कुछ मिलिट्री बेस जो पाकिस्तान में है। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान से गुपचुप में डील करना चाहता है। लेकिन इस बात को लेकर अफगानिस्तान की जनता बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अफगानिस्तान कहां से आ गया। लेकिन दोस्तों, असल में अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान की मिलिट्री को आज के समय बहुत बड़ा गद्दार बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स राहिल शरीफ, बाजवा और मुशर्रफ, इन सब की तस्वीर दिखाई जा रही है, वो भी अमेरिका से नजदीकी दिखाते हुए और नजदीकी बनाते हुए। एक अफगानी यूजर ने लिखा, द ग्रेटेस्ट बेट्रेयर ऑफ इस्लाम इज पाकिस्तान गवर्नमेंट। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने खुलकर अमेरिका की मदद की थी। अब ईरान की बारी है और एक बार फिर पाकिस्तान अमेरिका के साथ में खड़ा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये भी है कि जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप को एक गंभीर चेतावनी दी है, अगर आपने ईरान पर हमला किया तो बलूचिस्तान हमारे हाथों से निकल जाएगा। बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इसका हिस्सा ईरान और अफगानिस्तान में भी है। लेकिन वहाँ के लोग इसको एक नया देश बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ईरान कमजोर हो गया तो वहाँ के बलूच विद्रोही पाकिस्तान के बलूचिस्तान को उकसाएंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ईरान से समर्थन मिलने लगेगा और फिर बाद में पाकिस्तान दो मोर्चों पर लड़ाई में फंस जाएगा, एक अमेरिका की मदद करने की, दूसरी बलूच लोगों से लड़ने की। अब इसी बीच ट्रंप का बड़ा फैसला क्या है। दोस्तों, ट्रंप क्या चाहते हैं तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ट्रंप चाहते हैं कि इतिहास उन्हें याद रखे एक ऐसे लीडर के तौर पर जिसने ईरान को रोका। शायद हैरी ट्रूमैन के बाद वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकते हैं जिन्होंने फिर से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। ट्रंप लगातार सोच रहे हैं, 2 हफ्तों का समय मांग चुके हैं। शायद वो चाहे कि अगला राष्ट्रपति इस जिम्मेदारी को उठाए। अब दोस्तों, मान लीजिए ट्रंप ने हमला किया और ईरान की सरकार गिर गई, तो फिर बाद में क्या होगा, इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बाद में क्या अराजकता फैलेगी, क्या फिर बाद में आतंकवादी फिर से सिर उठा लेंगे, क्या अफगानिस्तान, इराक और लीबिया की तरह ईरान भी अस्थिर हो जाएगा, और इसका सबसे बड़ा असर कहाँ होगा, क्या पाकिस्तान और भारत की सीमाओं पर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये भारत के लिए खतरे का समय है या अवसर का, क्योंकि पाकिस्तान अस्थिर हो जाएगा, बलूचिस्तान में आतंकवादी बढ़ सकते हैं और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर घुसपैठ और हमले बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इन सारी की सारी बातों को देखते हुए ये भारत के लिए खतरे का समय है और एक प्रकार से भारत के लिए अवसर भी है, क्योंकि पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में होगा और भारत डिप्लोमेटिकली अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है और इसी के साथ चीन के प्रभाव को भी चुनौती दी जा सकती है। लेकिन भारत को फूक फूक कर कदम रखने होंगे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एक अनऑफिशियली मिलिट्री अलायंस में है।
और दोस्तों बलूचिस्तान का नाम आप आने वाले हफ्तों में बार बार सुनोगे। ये एक नया जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनने वाला है और यहाँ से एक नया विद्रोह उभर सकता है और अगर पाकिस्तान इसे नहीं संभाल पाता है तो इसका बंटवारा तक हो सकता है। तो दोस्तों आखिरी सवाल यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? क्या भारत के लिए यह समय सतर्कता का है? तो दोस्तों इतिहास इन सवालों का जवाब जल्द देगा, क्योंकि दोस्तों समझने वाली बात यह है, भू राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, केवल हित होते हैं और हित आज एक बहुत बड़े खेल की ओर इशारा कर रहे हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या राय देना चाहते हो कमेंट्स करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद जय भारत।